मेढक और शेर परी। एक बार की बात है, एक राजा रहता था जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध में उलझा रहता था, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वह एक अच्छा और दयालु व्यक्ति था, अपने देश से काफी संतुष्ट था और दूसरे लोगों की जमीन हड़पना नहीं चाहता था। शायद उसने सबको खुश करने की बहुत कोशिश की होगी, और अक्सर ऐसा करने से कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन किसी भी तरह वो एक कठिन संघर्ष के अंत में युद्ध में हार गया और उसे अपनी राजधानी की दीवारों के पीछे छिपना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक लंबी घेराबंदी की तैयारी शुरू कर दी, और सबसे पहला काम उसने ये किया कि अपनी पत्नी को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए सबसे अच्छी योजना बनाई। रानी, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसके साथ रहकर उसके खतरों को सहना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देता था। इसलिए वे बहुत आंसू बहाते हुए अलग हो गए, और रानी एक मजबूत पहरेदार के साथ एक बड़े जंगल के बाहरी इलाके में एक किलेबंद महल की ओर चल पड़ी, जो लगभग 200 मील दूर था। वो लगभग पूरे रास्ते रोती रही, और जब वो पहुंची तो और भी ज्यादा रोई, क्योंकि महल में सब कुछ धूल भरा और पुराना था, और बाहर सिर्फ एक बजरी वाला आंगन था, और राजा ने उसे कम से कम 2 सैनिकों की देखभाल के बिना दीवारों के पार जाने से मना किया था। रानी की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और अपने घर में वह बिना किसी परिचारिका के पहाड़ियों पर घूमने फिरने की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसे इस तरह से बंद करके रखा जाना बहुत उबाऊ लग रहा था। हालांकि उसने इसे लंबे समय तक सहन किया क्योंकि यह राजा की इच्छा थी, लेकिन जब समय बीत गया और महल की दिशा में युद्ध के कोई संकेत नहीं दिखे, तो वह और भी साहसी हो गई और कभी कभी दीवारों के बाहर जंगल की ओर भटक जाती। फिर एक भयानक दौर आया जब राजा से समाचार आना पूरी तरह बंद हो गया। वो जरूर बीमार होगा या मर गया होगा, बेचारी लड़की ने सोचा, जो अभी भी केवल 16 साल की थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर मुझे जल्दी ही उसका पत्र नहीं मिला तो मैं ये भयानक जगह छोड़ दूंगी और वापस जाकर देखूंगी कि मामला क्या है। ओह, मैं चाहती हूँ कि मैं कभी यहाँ से ना आई होती। इसलिए, बिना किसी को बताए कि वह क्या करने जा रही है, उसने एक छोटी सी गाड़ी बनाने का आदेश दिया, जो स्लेज जैसी थी, केवल 2 पहियों वाली, बस इतनी बड़ी कि उसमें एक व्यक्ति बैठ सके। मैं हमेशा महल में रहने से थक गई हूँ, उसने अपने सेवकों से कहा, और मैं थोड़ा शिकार करना चाहती हूँ। बेशक, बहुत पास में, उसने उनके चेहरों पर चिंता भरी नजर देखकर कहा, और कोई कारण नहीं है कि तुम भी शिकार न करो। ये सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे, क्योंकि सच कहें तो वे भी अपनी मालकिन की तरह ही सुस्त थे, इसलिए रानी ने अपनी बात मनवाई और छोटे से रथ को खींचने के लिए अस्तबल से 2 खूबसूरत घोड़े मंगवाए। पहले तो रानी ने बाकी शिकारियों के पास ही रहने का ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे वह लंबे समय तक दूर रहने लगी और आखिरकार एक सुबह उसने एक जंगली सुअर के दिखने का फायदा उठाया, जिसके बाद उसका पूरा दरबार तुरंत सरपट दौड़ पड़ा और विपरीत दिशा में एक रास्ते पर मुड़ गया। दुर्भाग्यवश वह रास्ता राजा के महल की ओर नहीं गया, जहां वह जाना चाहती थी, लेकिन वह इतनी भयभीत थी कि उसके भागने पर किसी को पता चल जाएगा कि उसने अपने घोड़ों को इतना तेज कर दिया कि वे भाग गए। जब रानी को समझ में आया कि क्या हो रहा है तो वो बहुत डर गई और लगाम छोड़कर रथ के किनारे से चिपक गई। इस तरह घोड़े बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गए और रानी जमीन पर गिर पड़ी, जहां वह कई मिनट तक बेहोश पड़ी रहीं। उसके पास सरसराहट की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक बहुत बड़ी महिला खड़ी थी, लगभग एक दानव जैसी, बिना किसी कपड़े के, शेर की खाल के अलावा, जिसे उसने कंधों पर डाला हुआ था, जबकि एक सूखे सांप की खाल उसके बालों में बंधी हुई थी। एक हाथ में उसने एक गदा पकड़ी हुई थी जिस पर वह झुकी हुई थी, और दूसरे हाथ में तीरों से भरा एक तरकश। इस अजीब आकृति को देखकर रानी को लगा कि वह मर चुकी है और किसी दूसरी दुनिया के निवासी को देख रही है। इसलिए उसने धीरे से अपने आप से कहा, मुझे आश्चर्य नहीं है कि लोग मरने से इतने कतराते हैं, जबकि उन्हें पता है कि वे ऐसे भयानक जीवों को देखेंगे। लेकिन धीमी आवाज में बोलते हुए दानवी ने उसके शब्दों को पकड़ लिया और हंसने लगी। अरे, डरो मत, तुम अभी भी जीवित हो, और शायद आखिरकार तुम्हें इसका अफसोस हो। मैं शेर परी हूँ, और तुम अपने बाकी दिन मेरे साथ मेरे महल में बिताने वाली हो, जो यहाँ से काफी नजदीक है।
इसलिए चलो। लेकिन रानी डर के मारे पीछे हट गई। ओह मैडम लान, मुझे वापस मेरे महल में ले चलो, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, और जो भी फिरौती तुम चाहो तय करो, क्योंकि जो भी हो मेरा पति उसे चुकाएगा। लेकिन दानवी ने अपना सिर हिला दिया। मैं पहले से ही काफी अमीर हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं अक्सर सुस्त रहती हूँ और मुझे लगता है कि तुम मुझे थोड़ा खुश कर सकते हो। और ऐसा कहते हुए उसने अपना रूप शेर का बना लिया और रानी को अपनी पीठ पर लादकर वह 10,000 सीढ़ियां नीचे उतरी जो उसके महल की ओर जाती थीं। शेर धरती के केंद्र में पहुंच गया था, इससे पहले कि वह एक घर के सामने रुकती जो दियों से रोशन था और पारा की एक झील के किनारे बना था। इस झील में कई विशाल राक्षस खेलते या लड़ते हुए देखे जा सकते थे। रानी को नहीं पता था कि कौन सा, और उसके चारों ओर कौवे उड़ रहे थे जो उदास कर्कश आवाज निकाल रहे थे। दूरी पर एक पहाड़ था जिसके किनारों से धीरे धीरे पानी बह रहा था। ये दुखी प्रेमियों के आंसू थे, और गेट के पास बिना फल या फूल के पेड़ थे, जबकि बिच्छू बूटी और झाड़ियां जमीन को ढांक रही थीं। अगर महल उदास होता तो रानी को इस बारे में क्या लगता? कुछ दिनों तक रानी अपने साथ हुई हर घटना से इतनी हिल गई कि वह अपनी आंखें बंद करके लेटी रही, न तो हिल सकती थी और न ही बोल सकती थी। जब वह ठीक हुई तो शेर परी ने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो अपने लिए एक झोपड़ी बना सकती है, क्योंकि उसे अपना जीवन उसी जगह बिताना होगा। इन शब्दों पर रानी फूट फूट कर रोने लगी और अपने जेलर से विनती की कि उसे ऐसी जिंदगी जीने के बजाय मौत की सजा दे। लेकिन शेर परी ने केवल हंसते हुए उसे सलाह दी कि वह खुद को खुश रखने की कोशिश करे, क्योंकि उसके साथ और भी बुरी घटनाएं हो सकती हैं। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आपके दिल को छू सकूं? बेचारी लड़की ने निराशा से पूछा। ठीक है, अगर तुम सचमुच मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे मधुमक्खियों के डंक से एक पेस्ट्री बनाओ और सुनिश्चित करो कि यह अच्छा हो। लेकिन मुझे तो कोई मधुमक्खी नहीं दिख रही, रानी ने चारों ओर देखते हुए उत्तर दिया। ओह नहीं, वहाँ कोई नहीं है, उसके उत्पीड़क ने उत्तर दिया, लेकिन तुम्हें उन सभी को ढूंढना ही होगा। और इतना कहकर वह चली गई। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है? रानी ने मन ही मन सोचा, मेरे पास एक ही जीवन है और मैं इसे खो सकती हूँ। और इस बात की परवाह किए बिना कि उसने क्या किया, वह महल से बाहर चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना सारा दुख प्रकट कर दिया। ओह मेरे प्यारे पति, वह रो पड़ी, जब आप मुझे लेने महल में आएंगे और पाएंगे कि मैं गायब हूँ तो आप क्या सोचेंगे? 1000 बार यह सोचना बेहतर होगा कि मैं मर चुकी हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको भूल गई हूँ। आह कितना सौभाग्यशाली है कि टूटा हुआ रथ जंगल में पड़ा है, क्योंकि तब आप मेरे लिए जंगली जानवरों द्वारा खाए गए व्यक्ति की तरह शोक मना सकते हैं। और अगर कोई और आपके दिल में मेरी जगह ले ले तो कम से कम मुझे इसका कभी पता नहीं चलेगा। वो इसी तरह से लंबे समय तक चलती रहती अगर उसके ऊपर से कौवे की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित न किया होता। ये देखने के लिए कि मामला क्या है, उसने मंद रोशनी में देखा कि एक कौवा अपने पंजों में एक मोटा मेढक पकड़े हुए था, जिसे वह जाहिर तौर पर अपने खाने के लिए ले जा रहा था। रानी जल्दी से सीट से उठी और अपने बगल में लटके पंखे से पक्षी के पंजों पर जोरदार प्रहार किया। उसने उसे मेढक को नीचे गिराने के लिए मजबूर किया, जो जीवित होने की बजाय मृत अवस्था में गिरा। अपनी निराशा से क्रोधित कौवा गुस्से में उड़ गया। जैसे ही मेढक को होश आया, वो उछलकर रानी के पास पहुंची, जो अभी भी यूं के नीचे बैठी थी। अपनी पिछली टांगों पर खड़ी होकर उसके सामने झुककर उसने धीरे से कहा, सुंदर महिला, आप किस दुर्भाग्य से यहाँ आई हैं? आप एकमात्र प्राणी हैं जिन्हें मैंने एक घातक जिज्ञासा के बाद से एक दयालु कार्य करते देखा है। रानी ने पूछा, तुम कौन से मेढक हो जो मनुष्यों की भाषा जानते हो? लेकिन अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ, क्या मैं अकेली बंदी हूँ? क्योंकि अब तक मैंने झील के राक्षसों के अलावा किसी को नहीं देखा है। मेढक ने उत्तर दिया, एक समय था जब वे भी तुम्हारे जैसे ही पुरुष और महिला थे, लेकिन उनके हाथों में सत्ता होने के कारण वे इसका इस्तेमाल अपने आनंद के लिए करते थे। इसलिए भाग्य ने उन्हें कुछ समय के लिए यहाँ भेजा है ताकि वे अपने गलत कामों की सजा भुगत सकें। लेकिन मित्र मेढक, तुम इन दुष्ट लोगों में से नहीं हो, मुझे यकीन है।
रानी ने पूछा। मैं आधी परी हूँ, मेढक ने उत्तर दिया, लेकिन हालांकि मेरे पास कुछ जादुई उपहार हैं, मैं अपनी इच्छानुसार सब कुछ नहीं कर सकती। और अगर शेर परी को उसके राज्य में मेरी उपस्थिति का पता चल जाए तो वह मुझे मार डालने के लिए दौड़ेगी। लेकिन यदि तुम परी हो, तो ऐसा कैसे हुआ कि तुम कौवे के द्वारा लगभग मार दी गईं? रानी ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, क्योंकि मेरी शक्ति का रहस्य मेरी छोटी सी टोपी में छिपा है जो गुलाब के पत्तों से बनी है, लेकिन मैंने इसे उस समय एक तरफ रख दिया था जब वह भयानक कौवा मुझ पर झपटा था। एक बार जब यह मेरे सिर पर होती है तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहता। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, अगर तुम नहीं होते तो मैं मौत से नहीं बच पाता, और अगर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ या तुम्हारे कठिन भाग्य को कम कर सकता हूँ, तो तुम मुझे बस इतना ही बताना। हाय, रानी ने आह भरते हुए कहा, सिंह परी ने मुझे मधुमक्खियों के डंक से एक पेस्ट्री बनाने का आदेश दिया है, और जहाँ तक मैं जान सकती हूँ यहाँ कोई भी नहीं है। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो उनके खाने के लिए कोई फूल ही नहीं है, और अगर होते भी तो मैं उन्हें कैसे पकड़ पाती? मेढक ने कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए इसका प्रबंध कर दूंगा। और एक अजीब सी आवाज निकालते हुए उसने अपने पैर से जमीन पर 3 बार प्रहार किया। एक पल में उसके सामने 6000 मेढक प्रकट हो गए, उनमें से एक के सिर पर छोटी सी टोपी थी। मेढक ने आदेश दिया, अपने शरीर को शहद से ढक लो और मधुमक्खियों के छत्तों के बीच उछल कूद करो। उसने अपनी सहेली के मुंह में पकड़ी टोपी पहन ली और रानी की ओर मुड़ते हुए कहा, शेर परी ऊपरी दुनिया में जाने वाली 10,000 सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त स्थान पर मधुमक्खियों का एक भंडार रखती है। ऐसा नहीं है कि वह उन्हें अपने लिए चाहती है, लेकिन वे कभी कभी अपने शिकार को सजा देने में उसके लिए उपयोगी होती हैं। हालांकि इस बार हम उससे बेहतर होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 6000 मेढक वापस आ गए। वे इतने अजीब लग रहे थे कि मधुमक्खियां उनके हर अंग से चिपकी हुई थीं, जिससे दुखी होकर बेचारी रानी हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। मधुमक्खियां जो कुछ भी खा चुकी थीं, उससे इतनी स्तब्ध थीं कि उनका शिकार किए बिना उनके डंक निकालना संभव था। इसलिए अपनी सहेली की मदद से रानी ने जल्दी ही अपनी पेस्ट्री तैयार की और उसे शेर परी के पास ले गई। काफी मिर्च नहीं है, दानवी ने कहा, बड़े बड़े निवाले निगलते हुए, ताकि वह अपने आश्चर्य को छिपा सके। अच्छा, इस बार तुम बच गए, और मुझे खुशी है कि मुझे एक ऐसा साथी मिला है जो मेरे द्वारा आजमाए गए अन्य साथियों से थोड़ा अधिक बुद्धिमान है। अब बेहतर होगा कि तुम जाओ और अपना घर बनाओ। इसलिए रानी भटक गई और दरवाजे के पास पड़ी एक छोटी कुल्हाड़ी उठाकर उसने अपने दोस्त मेढक की मदद से कुछ सरू के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। और इससे संतुष्ट न होकर उसने 6000 मेढक नौकरों को भी मदद करने के लिए कहा, और कुछ ही समय में उन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर छोटा सा केबिन बना लिया और एक कोने में सूखे फन का बिस्तर बना दिया, जिसे वे 10,000 सीढ़ियों के ऊपर से लाए थे। ये नर्म और आरामदायक लग रहा था और रानी उस पर लेटने में बहुत खुश थी। वह सुबह से जो कुछ भी हुआ था उससे बहुत थक गई थी। हालांकि मुश्किल से वह सो पाई थी कि झील के राक्षसों ने बाहर सबसे भयानक आवाजें करना शुरू कर दिया, जबकि एक छोटा सा अजगर अंदर घुस आया और उसे इतना डरा दिया कि वह भाग गई, जो कि अजगर चाहता था। बेचारी रानी पूरी रात एक चट्टान के नीचे बैठी रही और अगली सुबह जब वह अपने परेशान करने वाले सपनों से जागी तो उसे खुशी हुई कि मेढक उसके पास ही देख रहा है। मैंने सुना है कि हमें तुम्हारे लिए एक और महल बनाना पड़ेगा, उसने कहा। खैर, इस बार हम झील के इतने पास नहीं जाएंगे। और वह अपने अजीब से चौड़े मुंह से मुस्कुराई, जब तक कि रानी ने हिम्मत नहीं हारी और वे दोनों नए केबिन के लिए लकड़ी ढूंढने के लिए साथ साथ चल पड़े। छोटा सा महल जल्द ही बनकर तैयार हो गया और जंगली अजवाइन से बना ताज़ा बिस्तर, जिसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट थी। न तो रानी और न ही मेढक ने इसके बारे में कुछ कहा, लेकिन किसी तरह, जैसा कि हमेशा होता है, कहानी शेर परी के कानों तक पहुंच गई और उसने अपराधी को पकड़ने के लिए एक कौवा भेजा। कौन से देवता या मनुष्य तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये धरती, जो लगातार गंधक और आग की बारिश से सूख गई है, कुछ भी पैदा नहीं करती,
फिर भी मैंने सुना है कि तुम्हारा बिस्तर मीठी महक वाली जड़ी बूटियों से बना है। हालांकि जैसे तुम अपने लिए फूल ला सकते हो, वैसे ही तुम मेरे लिए भी ला सकते हो, और 1 घंटे के भीतर मेरे कमरे में सबसे दुर्लभ फूलों की एक गुलदस्ता होनी चाहिए। अगर नहीं, अब तुम जा सकते हो। बेचारी रानी इतनी दुखी होकर अपने घर लौटी कि उसका इंतजार कर रहे मेढक ने यह बात प्रत्यक्ष रूप से देख ली। क्या बात है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, तुम कैसे हंस सकते हो? रानी ने उत्तर दिया। इस बार मुझे 1 घंटे में उसके लिए सबसे दुर्लभ फूलों का गुलदस्ता लाना है, और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? अगर मैं असफल रही तो मुझे पता है कि वो मुझे मार डालेगी। ठीक है, मुझे देखना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं, मेढक ने उत्तर दिया। यहाँ मैंने जिस एकमात्र व्यक्ति से दोस्ती की है, वह एक चमगादड़ है। वो एक अच्छी प्राणी है और हमेशा वही करती है जो मैं उसे बताता हूँ, इसलिए मैं उसे अपनी टोपी उधार दे दूंगा, और अगर वह इसे पहनकर दुनिया में उड़ जाती है, तो वह सब कुछ लेकर आएगी जो हम चाहते हैं। मैं खुद जाऊंगा, लेकिन वह जल्दी पहुंचेगी। फिर रानी ने अपनी आंखें पोंछ ली और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, और घंटा बीतने से बहुत पहले ही चमगादड़ धरती पर उगने वाले सभी सबसे सुंदर और मधुर फूलों के साथ उड़ गया। लड़की ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें लेकर शेर परी के पास गई, जो इतनी हैरान थी कि एक बार के लिए उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। अब फूलों की गंध और स्पर्श ने रानी को अपने घर की लालसा से बीमार कर दिया था, और उसने मेढक से कहा कि अगर वह किसी भी तरह से भागने में कामयाब नहीं हुई तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। मेढक ने कहा, मुझे अपनी टोपी से परामर्श करने दो, और उसे उतारकर एक बक्से में रख दिया, और उसमें जूनिपर की कुछ टहनियाँ, कुछ केपर्स और 2 मटर डाल दिए, जिसे उसने अपने दाहिने पैर के नीचे रख लिया। फिर उसने बक्से का ढक्कन बंद कर दिया, और कुछ शब्द बुदबुदाए, जिन्हें रानी नहीं सुन सकी। कुछ ही क्षणों में बक्से से एक आवाज सुनाई दी। भाग्य, जो हम सब पर शासन करता है, आवाज ने कहा, तुम्हें इस जगह को तब तक छोड़ने से मना करता है जब तक कि वह समय न आ जाए जब कुछ निश्चित चीजें पूरी हो जाएं। लेकिन इसके बजाय तुम्हें एक उपहार दिया जाएगा जो तुम्हारी सभी परेशानियों में तुम्हें सांत्वना देगा। और आवाज सच ही बोली, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब मेंढकी ने दरवाजे पर झांका तो उसने देखा कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा रानी के बगल में लेटा हुआ है। तो टोपी ने अपना वचन निभाया है, मेढक प्रसन्नता से चिल्लाया। इसके गाल कितने मुलायम हैं और इसके पैर कितने छोटे हैं। हम इसे क्या नाम दें? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस पर बहुत चर्चा की आवश्यकता थी। हजारों नाम प्रस्तावित किए गए और हजारों मूर्खतापूर्ण कारणों से उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। एक नाम बहुत लंबा था और एक बहुत छोटा। एक नाम बहुत कठोर था और दूसरे नाम से रानी को किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ गई जिसे वह पसंद नहीं करती थी। लेकिन अंत में रानी के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने कहा, मुझे पता है, हम उसे मफेट कहेंगे। यही बात है। मेढक ऊंची छलांग लगाते हुए चिल्लाया और बात तय हो गई। राजकुमारी मफेट लगभग 6 महीने की थी जब मेढक ने देखा कि रानी फिर से उदास रहने लगी है। तुम्हारी आंखों में ऐसा भाव क्यों है? उसने एक दिन पूछा, जब वह बच्चे के साथ खेलने आई थी, जो अब रेंग सकता था। वे अपना खेल इस तरह से खेलते थे कि मफेट को मेढक के करीब जाने देते थे और फिर मेढक को हवा में उछलकर बच्चे के सिर, पीठ या पैरों पर बैठने देते थे, जब वह हमेशा खुशी से चिल्लाती थी। मेढक जैसा कोई और खेल नहीं है, लेकिन फिर यह एक परी मेढक होना चाहिए, अन्यथा आप उसे चोट पहुंचा सकते हैं, और यदि आपने ऐसा किया तो आपके साथ कुछ भयानक हो सकता है। खैर, जैसा कि मैंने कहा है, हमारे मेढक को रानी का उदास चेहरा देखकर आश्चर्य हुआ और उसने बिना समय गंवाए उससे पूछा कि इसका कारण क्या है। मुझे नहीं लगता कि अब आपको शिकायत करने की क्या जरूरत है। मफेट बिल्कुल ठीक है और खुश है, और शेर परी भी उसे देखकर उसके प्रति दयालु है। बात क्या है? काश उसका पिता उसे देख पाता। रानी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, या अगर मैं उसे वह सब बता पाती जो हमारे अलग होने के बाद हुआ है। लेकिन वे उसे टूटी हुई गाड़ी की खबर लाएंगे और वह मुझे मरा हुआ समझेगा या जंगली जानवरों ने खा लिया है।
और हालांकि वह मेरे लिए लंबे समय तक शोक मनाएगा, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, फिर भी समय के साथ वे उसे पत्नी लेने के लिए राजी कर लेंगे, और वह जवान और सुंदर होगी, और वह मुझे भूल जाएगा। और इस सब में रानी ने सही अनुमान लगाया, सिवाय इसके कि उसके स्थान पर किसी और को रखने के लिए सहमत होने से पहले 9 साल बीतने थे। मेढक ने उस समय कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपना खेल बंद कर दिया और सरू के पेड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए चला गया। यहाँ वह बैठी रही और सोचती रही, और अगली सुबह वह रानी के पास वापस गई और बोली, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखने आया हूँ, मैडम। क्या मैं आपके बजाय राजा के पास जाऊं और उन्हें आपकी तकलीफों के बारे में बताऊं और बताऊं कि उनकी बेटी के लिए दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। रास्ता लंबा है और मैं धीरे धीरे यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन देर सवेर मैं जरूर पहुँचूंगा। बस क्या आपको मेरी सुरक्षा के बिना छोड़े जाने का डर नहीं है? इस मामले पर ध्यान से विचार करें, यह आपको तय करना है। ओह, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रानी ने खुशी से चिल्लाते हुए अपने हाथ जोड़े और मफेट को भी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ऐसा करने को कहा। लेकिन उसे यह जानने के लिए कि तुम मेरे पास से आए हो, मैं उसे एक पत्र भेजूंगी। और अपनी बाह पर सुई चुभाते हुए उसने अपने रुमाल के कोने पर अपने खून से कुछ शब्द लिखे। फिर उसे फाड़कर उसने मेढक को दे दिया और उन्होंने एक दूसरे को विदा किया। मेढक को ऊपरी दुनिया तक ले जाने वाली 10,000 सीढ़ियां चढ़ने में 1 साल और 4 दिन लगे, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अभी भी एक दुष्ट परी के जादू में थी। जब वह शीर्ष पर पहुंची तो वह इतनी थक गई थी कि उसे आराम करने के लिए 1 और साल नदी के किनारे रहना पड़ा, और साथ ही जुलूस की व्यवस्था भी करनी पड़ी जिसके साथ उसे राजा के सामने पेश होना था। क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसे और उसके रिश्तेदारों को क्या मिलना चाहिए, इसलिए दरबार में ऐसे पेश होना चाहिए जैसे कि वो कोई साधारण व्यक्ति हो। आखिरकार अपनी टोपी के साथ कई बार विचार विमर्श करने के बाद मामला तय हो गया, और रानी से अलग होने के दूसरे साल के अंत में वे सभी निकल पड़े। सबसे पहले उसके अंगरक्षक टिड्डे चले, उसके बाद उसकी दासियां, जो खेतों में दिखने वाले छोटे हरे मेढक थे, हर एक घोंघे पर सवार था और मखमली काठी पर बैठा था। उसके बाद पानी के चूहे आए, जो पन्नों की तरह कपड़े पहने हुए थे, और अंत में मेढक खुद 8 टोडों द्वारा पैदा किए गए एक झुंड में और कछुए के खोल से बना था। यहाँ वह अपने सिर पर अपनी टोपी के साथ आराम से लेट सकती थी, क्योंकि यह काफी बड़ी और जगहदार थी, और जब मेढक उसमें नहीं होता तो आसानी से 2 अंडे रख सकता था। यात्रा 7 साल तक चली, और इस दौरान रानी को आशा की यातनाएं झेलनी पड़ी, हालांकि मफेट ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की। वास्तव में वह शायद मर जाती अगर शेर परी को यह न लगता कि बच्ची और उसकी माँ उसके साथ ऊपरी दुनिया में शिकार करने जाएं, और अपने दुखों के बावजूद रानी के लिए फिर से सूरज देखना हमेशा खुशी की बात थी। जहाँ तक छोटी मफेट की बात है, जब वह 7 साल की हुई तब तक उसके तीर शायद ही कभी अपने निशाने से चूके। इसलिए आखिरकार प्रतीक्षा के वर्ष रानी की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बीत गए। मेढक हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए सावधान रहता था, और कोई भी चीज उसे सार्वजनिक स्थानों पर या यहाँ तक कि मुख्य सड़क पर भी अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी नहीं करती थी, जहाँ किसी से मिलने का मौका होता था। लेकिन कभी कभी जब जुलूस को एक छोटी सी नदी पार करनी होती थी, या दलदली जमीन के एक टुकड़े से गुजरना होता था, तो रुकने का आदेश दिया जाता था, बढ़िया कपड़े उतार दिए जाते थे, लगाम एक तरफ फेंक दी जाती थी, और टिड्डे, जल चूहे, यहाँ तक कि मेढक खुद भी कीचड़ में खेलते हुए 1 या 2 घंटे का आनंद लेते थे। लेकिन आखिरकार अंत नजर आने लगा, और राजा के महल की मीनारों के दर्शन में सारी कठिनाइयां भूल गईं, और एक सुबह शाही दूतावास की तरह काफिला पूरे शान शौकत के साथ दरवाजे पर दाखिल हुआ। और निश्चित रूप से किसी राजदूत ने कभी ऐसी सनसनी नहीं मचाई होगी। दरवाजे और खिड़कियां, यहाँ तक कि घरों की छतें भी लोगों से भरी हुई थीं, जिनकी जय जयकार राजा के कानों तक पहुंच रही थी। हालांकि उसके पास उस समय ऐसे मामलों पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि 9 साल बाद उसने आखिरकार अपने दरबारियों की विनती मान ली थी और अपनी दूसरी शादी का जश्न मनाने की पूर्व संध्या पर था।
जब उसके बच्चे महल की सीढ़ियों के सामने आए तो मेढक का दिल जोर से धड़कने लगा और आगे झुककर उसने द्वार पर खड़े एक रक्षक को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मैं महामहिम से मिलना चाहता हूँ। सैनिक ने उत्तर दिया, महाराज की सगाई हो चुकी है और वे किसी से नहीं मिल सकते। महाराज मुझे देखेंगे, मेंढकी ने उस पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा, और किसी तरह उस आदमी ने खुद को गैलरी के साथ जुलूस का नेतृत्व करते हुए दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया, जहां राजा अपने रईसों के साथ बैठा था और उन कपड़ों को सजा रहा था जो हर किसी को उसके विवाह समारोह में पहनना था। जुलूस के आगे बढ़ने पर सभी लोग आश्चर्य से देखते रहे, और तब और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब मेढक ने कूड़े से एक छलांग लेकर उसे फर्श पर फेंका और दूसरे के साथ राज्य के अध्यक्ष की भुजा पर जा गिरा। मैं ठीक समय पर पहुंचा हूँ महाराज, मेढक बोला। अगर मैं एक दिन बाद आता तो आप अपना वो विश्वास तोड़ देते जो आपने 9 साल पहले रानी से किया था। उसकी याद मुझे हमेशा प्रिय रहेगी, राजा ने धीरे से उत्तर दिया। हालांकि सभी उपस्थित लोगों को उम्मीद थी कि वह मेढक को उसकी धृष्टता के लिए कड़ी फटकार लगाएगा। लेकिन जान लो, मेकी रानी, कि एक राजा शायद ही कभी अपनी मर्जी से काम कर सकता है, बल्कि उसे अपनी प्रजा की इच्छाओं से बंधा होना चाहिए। 9 साल तक मैंने उनका विरोध किया है, अब मैं ऐसा और नहीं कर सकता, और मैंने वहां गेंद खेल रही सुंदर युवती को चुना है। मेढक ने रूमाल का चौकोर टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम उससे शादी नहीं कर सकते, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी रानी अभी भी जीवित है और वह तुम्हें अपने खून से लिखा ये पत्र भेज रही है। और इससे भी बढ़कर तुम्हारी एक बेटी है जो लगभग 9 साल की है और दुनिया के सभी बच्चों से भी अधिक सुंदर है। राजा ने जब ये शब्द सुने तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका हाथ कांपने लगा, जिससे वह मुश्किल से पढ़ पा रहा था कि रानी ने क्या लिखा है। फिर उसने रूमाल को 2-3 बार चूमा और फूट फूट कर रोने लगा और कुछ मिनट बाद ही वह बोल पाया। जब आखिरकार उसे अपनी आवाज़ मिली तो उसने अपने सलाहकारों से कहा कि यह लिखावट वाकई रानी की है, और अब जब उसे यह जानकर खुशी हुई कि वह जीवित है तो वह बेशक अपनी दूसरी शादी के बारे में आगे नहीं बढ़ सकता। ये स्वाभाविक रूप से उन राजदूतों को नाराज कर गया जिन्होंने दुल्हन को दरबार में लाया था, और उनमें से एक ने गुस्से में पूछा कि क्या वह एक मेढक की बात पर राजकुमारी का इतना अपमान करना चाहता है। मैं कोई मात्र मेढक नहीं हूँ, और मैं तुम्हें इसका सबूत दूंगा, क्रोधित नन्ही सी प्राणी ने जवाब दिया। और अपनी टोपी लगाते हुए वह चिल्लाई, परियां जो मेरी दोस्त हैं, यहाँ आओ। और एक पल में सुंदर प्राणियों की भीड़, जिनमें से प्रत्येक के सिर पर मुकुट था, उसके सामने खड़ी थी। निश्चित रूप से कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे घोंघे, जल चूहे और टिड्डे थे, जिनमें से उसने अपना अनुचर चुना था। मेढक के इशारे पर परियों ने एक बैले नृत्य किया, जिसे देखकर सभी इतने खुश हुए कि उन्होंने इसे दोहराने की भीख मांगी, लेकिन अब नाचने वाले युवक और युवतियां नहीं थे, बल्कि फूल थे। फिर से फव्वारे में पिघल गए, जिनका पानी आपस में जुड़ गया और हॉल के किनारों से नीचे की ओर बहते हुए सीढ़ियों से नीचे झरने की तरह बह निकला, और एक नदी का रूप ले लिया, जो महल में पहुंची, जिस पर सबसे खूबसूरत छोटी नावें थीं, जो सभी रंगी हुई और सोने की परत चढ़ी हुई थीं। ओह, चलो हम भी उनमें बैठकर नौकायन करें, राजकुमारी चिल्लाई, जो इन अद्भुत चीजों को देखने के लिए बहुत पहले ही अपना गेंद का खेल छोड़कर आई थी, और चूंकि वह इस पर आमादा थी, इसलिए राजदूतों को, जिन्हें कभी भी उसकी नज़रों से ओझल न होने का आदेश दिया गया था, भी जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि यदि वे ऐसा कर सकते थे तो वे कभी भी नाव में नहीं चढ़ते थे। लेकिन जैसे ही वे और राजकुमारी नर्म गद्दियों पर बैठे, नदी और नावें गायब हो गईं, और राजकुमारी और राजदूत भी गायब हो गए। उनकी जगह घोंघे, टिड्डे और पानी के चूहे अपने प्राकृतिक आकार में मेढक के चारों ओर खड़े हो गए। शायद, उसने कहा, अब महाराज को यकीन हो गया होगा कि मैं एक परी हूँ और सच बोल रही हूँ। इसलिए अपने राज्य के मामलों को व्यवस्थित करने में समय बर्बाद न करें और अपनी पत्नी की तलाश में निकल जाएं। यहाँ एक अंगूठी है जो आपको रानी के सामने जाने देगी, और इसी तरह आपको शेरनी परी से बिना किसी नुकसान के बात करने की अनुमति देगी, हालांकि वह अब तक की सबसे भयानक प्राणी है। इस समय तक राजा राजकुमारी के बारे में सब कुछ भूल चुका था,
जिसे उसने केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए चुना था, और वह अपनी यात्रा पर जाने के लिए उतना ही उत्सुक था जितना मेढक उसके जाने के लिए था। उसने अपने एक मंत्री को राज्य का शासक बनाया और मेढक को वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी, और अपनी उंगली में उसकी अंगूठी पहने हुए वह जंगल के बाहरी इलाके में चला गया। यहाँ वह घोड़े से उतरा और अपने घोड़े को घर जाने का आदेश देते हुए वह पैदल ही आगे बढ़ गया। पाताल लोक का प्रवेश द्वार कहाँ है, इस बारे में कोई मार्गदर्शन न मिलने पर राजा काफी समय तक इधर उधर भटकता रहा। आखिरकार एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तो एक आवाज ने उससे बात की। तुम अपने आप को व्यर्थ में इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, जबकि तुम जो जानना चाहते हो वह तुम्हें पूछने पर ही पता चल सकता है। अकेले तुम कभी भी अपनी पत्नी तक पहुंचने का रास्ता नहीं खोज पाओगे। राजा ने चौंककर अपने चारों ओर देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और जब उसने सोचा तो उसे लगा कि वह आवाज मानो उसका ही हिस्सा है। अचानक उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी और वह समझ गया। मैं कितना मूर्ख था, वह चिल्लाया, और मैंने कितना कीमती समय बर्बाद किया है। प्रिय अंगूठी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे मेरी पत्नी और मेरी बेटी के दर्शन प्रदान करो। और जब वह ये कह रहा था, तभी एक बड़ी शेरनी उसके सामने से गुजरी। उसके पीछे एक महिला और एक सुंदर युवा नौकरानी परी घोड़ों पर सवार थीं। खुशी से लगभग बेहोश होते हुए उसने उनकी ओर देखा और फिर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ओह, मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनके पास ले चलो, उसने चिल्लाकर कहा, और अंगूठी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए सुरक्षित रूप से उस उदास जगह पर पहुंचा दिया जहां उसकी पत्नी 10 साल से रह रही थी। अब शेर परी को पहले से ही पता था कि उसके राज्य में शेर की उपस्थिति अपेक्षित है, और उसने पारा झील के बीच में क्रिस्टल का एक महल बनाने का आदेश दिया, और इसे और अधिक कठिन बनाने के लिए उसने इसे जहां चाहे वहां तैरने दिया। शिकार से लौटने के तुरंत बाद, जहां राजा ने उन्हें देखा था, उसने रानी और मफेट को महल में पहुंचाया और उन्हें झील के राक्षसों के संरक्षण में रखा, जो सभी राजकुमारी से प्यार करते थे। वे भयंकर ईर्ष्यालु थे और उसकी खातिर एक दूसरे को खाने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्यभार स्वीकार कर लिया। कुछ तैरते हुए महल के चारों ओर खड़े हो गए, कुछ दरवाजे के पास बैठ गए, जबकि सबसे छोटे और सबसे हल्के छत पर बैठ गए। बेशक राजा इन व्यवस्थाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ था और हिम्मत करके शेर परी के महल में घुस गया, जो उसका इंतजार कर रही थी। उसकी पूंछ जोर से हिल रही थी, क्योंकि वह अभी भी शेर की शक्ल में थी। दीवारों को हिला देने वाली दहाड़ के साथ वह उस पर झपटी, लेकिन राजा चौकन्ना था और उसकी तलवार के एक वार ने उस पंजे को काट दिया जो उसने उसे मारने के लिए आगे बढ़ाया था। वो पीछे गिर गई और उसका हेलमेट अभी भी पहने हुए और उसकी ढालू पर थी। उसने अपना पैर उसके गले पर रख दिया। उसने कहा, तुमने जो पत्नी और बच्चा मुझसे चुराया है, उसे मुझे लौटा दो, नहीं तो तुम एक पल भी जीवित नहीं रह पाओगे। लेकिन परी ने उत्तर दिया, खिड़की से झील को देखो और देखो कि क्या मैं उन्हें तुम्हें दे सकता हूँ। और राजा ने देखा, और क्रिस्टल की दीवारों के माध्यम से उसने अपनी पत्नी और बेटी को पारा पर तैरते हुए देखा। उस दृश्य को देखकर शेर परी और उसकी सारी दुष्टता भूल गई। अपना हेलमेट उतारकर उसने पूरी ताकत से उन पर चिल्लाया। रानी उसकी आवाज पहचान गई और वह और मफेट खिड़की की ओर दौड़े और अपने हाथ आगे बढ़ाए। तब राजा ने एक गंभीर शपथ ली कि वह उन्हें लिए बिना कभी भी उस स्थान से नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। और वह सच में ऐसा ही था, हालांकि उस समय उसे नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है। 3 साल बीत गए और राजा अपनी मनचाही इच्छा को पूरा करने के करीब नहीं था। उसने हर तरह की कठिनाई झेली थी। बिच्छू बूटी उसका बिस्तर थी, जंगली फल पित्त से भी ज्यादा कड़वे थे, जबकि उसके दिन उन भयानक राक्षसों से लड़ने में बीतते थे जो उसे महल से दूर रखते थे। वह एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया था, न ही उसे एक भी फायदा मिला था। अब वो लगभग निराश हो चुका था और हर चीज को चुनौती देकर खुद को झील में फेंकने के लिए तैयार था। एक रात उसकी सबसे कठिन परिस्थिति के दौरान एक अजगर, जो काफी समय से छत से उसे देख रहा था, रेंगकर उसके पास आ गया। तुमने सोचा था कि प्रेम सभी बाधाओं को जीत लेगा, उसने कहा। ठीक है,
तुमने पाया है कि ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे अपने मुकुट और राजदंड की शपथ दिलाओ कि तुम मुझे वह भोजन दोगे जिसे खाकर मैं कभी ऊबता नहीं हूँ, जब भी मैं उसे मांगूंगा तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी और बेटी तक पहुँचने में सक्षम बना दूंगा। आह! राजा को ये सुनकर कितनी खुशी हुई। अपनी पत्नी और बच्चे को गोद में लेने के लिए वो कौन सी शपथ नहीं लेता। खुशी खुशी उसने ड्रैगन की कही हर बात मान ली। फिर वो उसकी पीठ पर कूद पड़ा और अगले ही पल वो मजबूत पंखों द्वारा महल में ले जाया जाता, अगर आसपास के राक्षस जाग न जाते और बातचीत की आवाज सुनकर लड़ाई करने के लिए किनारे पर न आ जाते। लड़ाई लंबी और कठिन थी, और जब राजा ने आखिरकार अपने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया तो एक और संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। प्रवेश द्वार पर विशालकाय चमगादड़, उल्लू और कौवे चारों ओर से उस पर टूट पड़े, लेकिन ड्रैगन के दांत और पंजे थे, जबकि रानी ने अपने पति की मदद करने की उत्सुकता में कांच के नुकीले टुकड़े तोड़ डाले और छुरा घोंपा और काटा। आखिरकार भयानक जीव उड़ गए, गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी, महल और राक्षस गायब हो गए, जबकि उसी क्षण कोई नहीं जानता कि कैसे राजा ने खुद को अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर के दालान में खड़ा पाया। ड्रैगन बाकी सभी के साथ गायब हो गया था, और कुछ सालों तक उसके बारे में न तो सुना गया और न ही सोचा गया। मफेट हर दिन और भी खूबसूरत होती गई, और जब वह 14 साल की हुई तो पड़ोसी देशों के राजाओं और सम्राटों ने उसे अपने या अपने बेटों के लिए शादी के लिए आमंत्रित किया। लंबे समय तक लड़की ने उनकी सभी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार एक युवा राजकुमार ने उसके दिल को छू लिया, और हालांकि राजा ने उसे अपने पति को चुनने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, लेकिन उसने मन ही मन उम्मीद की थी कि सभी प्रेमियों में से यह उसका दामाद हो सकता है। इसलिए उनकी सगाई हो गई, और एक दिन बड़ी धूमधाम से और फिर बहुत सारे आंसुओं के साथ राजकुमार अपने पिता के दरबार के लिए निकल पड़ा, अपने साथ मफेट का चित्र लेकर। मफेट के लिए दिन धीरे धीरे बीत रहे थे, भले ही वह खुद को व्यस्त रखने और अपनी शिकायतों से दूसरों को दुखी न करने की बहादुरी भरी कोशिशें कर रही थी। एक सुबह वह रानी के कक्ष में अपनी वीणा बजा रही थी, तभी राजा कमरे में घुस आया और अपनी बेटी को इतनी ताकत से अपनी बाहों में जकड़ लिया कि वह लगभग डर गई। ओह मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम पैदा ही क्यों हुए? जैसे ही वह बोलने में समर्थ हुआ, वह चिल्लाया, क्या राजकुमार मर गया है? मफेट ने सफेद और ठंडे होते हुए पूछा। नहीं नहीं, लेकिन ओह मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। और वह तकियों के ढेर पर बैठ गया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी उसके पास घुटनों के बल बैठी थीं। आखिरकार वह अपनी कहानी सुनाने में सक्षम हो गया, और यह एक भयानक कहानी थी। दरबार में अभी अभी एक बहुत बड़ा दानव आया था, जो ड्रैगन का राजदूत था, जिसकी मदद से राजा ने रानी और मफेट को क्रिस्टल पैलेस से बचाया था। ड्रैगन पिछले कई सालों से बहुत व्यस्त था और राजकुमारी को पूरी तरह से भूल गया था, जब तक कि उसकी सगाई की खबर उसके कानों तक नहीं पहुंची। फिर उसे उसके पिता के साथ किया गया सौदा याद आया, और जितना अधिक उसने मफेट के बारे में सुना उतना ही उसे यकीन होने लगा कि वह एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाएगी। इसलिए उसने अपने सेवक दानव को आदेश दिया कि वो उसे तुरंत ले आए। रानी और राजकुमारी दोनों के डर को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने इस भयानक विनाश को सुना, वे तुरंत हॉल में भाग गईं, जहां दानव उनका इंतजार कर रहा था, और उसके पैरों पर गिर पड़ी और उससे विनती करने लगी कि अगर वह चाहे तो राज्य ले ले, लेकिन राजकुमारी पर दया करे। दानव ने उनकी तरफ दयालुता से देखा, क्योंकि वह बिल्कुल भी कठोर दिल वाला नहीं था, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, और अगर राजकुमारी चुपचाप उसके साथ नहीं गई तो ड्रैगन खुद आ जाएगा। कई दिन बीत गए और राजा और रानी ने दैत्य से सहायता की याचना करना नहीं छोड़ा, जो अब तक प्रतीक्षा करते करते थक चुका था। आपकी मदद करने का केवल एक ही तरीका है, उन्होंने अंत में कहा, और वो ये है कि राजकुमारी का विवाह मेरे भतीजे से कर दिया जाए, जो युवा और सुंदर होने के अलावा जादू में प्रशिक्षित है और जानता है कि उसे ड्रैगन से कैसे सुरक्षित रखा जाए। ओह शुक्रिया शुक्रिया, माता पिता ने चिल्लाते हुए उसके बड़े हाथों को अपनी छाती पर पकड़ लिया। तुमने वाकई हमसे एक बोझ उतार दिया है। उसे दहेज के लिए आधा राज्य मिलेगा।
लेकिन मफेट ने खड़ी होकर उन्हें एक तरफ धकेल दिया। मैं विश्वासघात के बदले अपना जीवन नहीं खरीदूंगी, उसने गर्व से कहा, और मैं अभी तुम्हारे साथ अजगर के घर जाऊंगी। और उसके माता पिता के आंसू और प्रार्थनाएं भी उसे प्रभावित करने में कोई काम नहीं आईं। अगली सुबह मफेट को एक कूड़ेदान में डाल दिया गया और विशालकाय द्वारा संरक्षित और राजा, रानी और रोती हुई दासियों के साथ वे उस पहाड़ की तलहटी की ओर चल पड़े जहां ड्रैगन का महल था। रास्ता, हालांकि उबड़-खाबड़ और पथरीला था, लेकिन बहुत छोटा लग रहा था, और जब वे ड्रैगन द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो विशालकाय ने कूड़ेदान को उठाने वाले लोगों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया। अब समय आ गया है कि आप अपनी बेटी को विदा करें, उसने कहा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अजगर हमारी ओर आ रहा है। ये सच था, ऐसा लग रहा था कि सूरज के ऊपर से एक बादल गुजर रहा है, क्योंकि उनके और सूरज के बीच वे सभी धुंधले ढंग से एक विशाल शरीर को देख सकते थे जो आधा मील लंबा था और करीब आ रहा था। पहले तो राजा को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही छोटा जानवर है जो क्विकसिल्वर झील के किनारे पर इतना दोस्ताना लग रहा था, लेकिन फिर उसे भूत प्रेत विद्या के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और उसने कभी अपने शरीर को फैलाने और सिकुड़ने की कला का अध्ययन नहीं किया था। लेकिन ये ड्रैगन था और कुछ नहीं, जिसके 6 पंख उसे जितनी तेजी से आगे ले जा रहे थे, उसके भारी वजन और उसकी पूंछ की लंबाई को देखते हुए, जिसमें 50 मोड़ और आधे थे। वह जल्दी से आया, हाँ, लेकिन मेढक, ग्रेहाउंड पर सवार और सिर पर टोपी पहने हुए, और भी तेजी से चला गया। एक कमरे में प्रवेश करते हुए जहां राजकुमार बैठा हुआ अपनी मंगेतर की तस्वीर को देख रहा था, उसने उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो, जबकि राजकुमारी का जीवन अपने अंतिम क्षण के करीब है। आंगन में तुम्हें 3 सिर और 12 पैरों वाला एक हरा घोड़ा मिलेगा, और उसकी कमर में 18 गज लंबी तलवार होगी। जल्दी करो, कहीं बहुत देर न हो जाए। लड़ाई पूरे दिन चली और राजकुमार की सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी अजगर ने सोचा कि अब जीत हो गई है, और विजय की दहाड़ लगाने के लिए अपने जबड़े खोले। राजकुमार ने अपना मौका देखा, और इससे पहले कि उसका दुश्मन फिर से अपना मुंह बंद कर पाता, उसने अपनी तलवार को अपने विरोधी के गले में बहुत अंदर तक घुसा दिया। उसने अपने पंजों को धरती पर जोर से दबाया, बड़े पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाया, फिर राक्षस अपनी तरफ लुढ़क गया और आगे नहीं बढ़ा। मफेट को बचाया गया। इसके बाद वे सभी महल में वापस चले गए। अगले दिन विवाह संपन्न हुआ और मफेट और उनके पति हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।